नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में जहां सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री एक के बाद एक झटके पार्टी को दे रही हैं। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की तीसरी पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस के साथ 5 से 6 सालों से जुड़ी पल्लवी सिंह ने भी शनिवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं पल्लवी सिंह को सदस्यता दिलाने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि कांग्रेस की 4 में से 3 पोस्टर गर्ल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बहुमत हमारे पास है, हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा कि कांग्रेस में 40% टिकट महिलाओं को मिलने की बात हो रही है, लेकिन उस तरीके का सम्मान वहां मिल नहीं रहा। टिकट के सवाल पर पल्लवी सिंह ने कहा, कांग्रेस के टिकट सिलेक्शन की प्रक्रिया देखकर मैं खुश नहीं थी, इस वजह से मैंने टिकट की मांग ही नहीं की थी। इससे पहले प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह ने भी टिकट बेचने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस अपने अभियान के जरिए आधी आबादी को साध रही थी ताकि सत्ता में आ सके, लेकिन पोस्टर गर्ल्स की नाराजगी और आरोप से कांग्रेस पार्टी की छवि काफी नुकसान में इस समय जा रही है। देखिए, मेरा रीज़न यही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बहुत प्रभावित रही हूँ। सडन डिसीजन नहीं लिया है मैंने, काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में ये चल रहा था, क्योंकि जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देश हित की बातें करते हैं, वो जो भी सोचते हैं वो देश को सर्वोपरि रखते हैं और उसी डायरेक्शन में वो अपनी योजनाएं भी बनाते हैं। तो इसीलिए मेरा भी मन है कि मैं लोगों की सेवा करूं और उसी डायरेक्शन में चलूं और उनका जो भी प्रयास है देश को आगे ले जाने का, उसमें थोड़ा सा अपना सहयोग दे सकूं। यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने काफ़ी काम किया है। मैं प्रभारी थी बाराबंकी में, वहाँ पे मैंने काफ़ी प्रचार वगैरह भी किया। इसके बाद फिर मैं इधर मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन की, सोशल मीडिया में भी काफ़ी काम किया। बट मुझे लग रहा था कि यहाँ पे महिलाओं को उतनी वैल्यू नहीं मिलती है जितनी नॉर्मली मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे 40% टिकट की ही बात करें तो उसमें भी आप महिला पदाधिकारियों की मुझे अनदेखी लगती है। जब तक हमें नहीं पता होगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, तो ये भी एक रीज़न है। बाकी हाँ, टिकट का ये है कि जैसे 40% महिलाओं की बात हो रही है, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप अपनी जो पदाधिकारियाँ हैं, पहले उनको पदाधिकारियों को देखो कि उनमें योग्य हैं, यदि तो उनको टिकट दो, बाहर देखने के बजाय, क्योंकि वो आपके लिए कोई 25 साल से काम कर रहा है या कोई 15 साल से काम कर रहा है, तो उनका हक बनता है पहले, क्योंकि उन्होंने आपकी पार्टी की सेवा की है, हर जगह प्रचार प्रसार किया हुआ आपकी पार्टी का, तो वो पहले डिजर्व करती हैं टिकट पाने का, बजाय उनके जो बाहर आई हैं 2 दिन पहले ज्वाइन किया या किसी और पार्टी से ज्वाइन किया और आपने उस जगह से टिकट। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आलोक वत्स जी इस समय चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी ही देर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। दल बदल का जो सिलसिला है वो कोई नया नहीं है, लेकिन जब चुनावों का मौसम इतने पीक पर हो और तब जाकर किसी पार्टी का इतना बड़ा नेता या फिर यूं कहें कि चेहरा पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी का दामन थाम ले, तो कितनी छवि धूमिल होती है। अब पोस्टर गर्ल थी पल्लवी सिंह, वो चली गई हैं, अब वो योगी आदित्यनाथ के लिए समर्थन मांग रही हैं, तो कितना नुकसान प्रियंका गांधी को झेलना पड़ेगा इसका? बहुत बड़ा नुकसान है। कांग्रेस को एकदम से ध्वस्त कर देता है ये कदम उनका। वैसे भी कांग्रेस की जो स्थिति है उसको आप देखिए कि वहां पे लोग 5, 7, 10 सीटें भी कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में इस तरीके से उनके सीनियर मोस्ट जो लीडर्स हैं और खासकर महिलाएं हैं, उनका चले जाना उनके नारे को ही ध्वस्त कर रहा है, तो पॉलिटिकली बहुत ही जबरदस्त झटका है, सदमा होगा उनके लिए। और जो हालात हैं, पहले दौर में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के जो बूथ पे टेबल्स थे उनकी क्या हालत थी। कई जगह तो उनके टेबल्स लगे ही नहीं थे बूथ पे। तो पता चल रहा है कि उन्होंने कोशिश तो की,
लड़ने की और लड़कियों लड़ सकती हूँ, लेकिन कोई प्रभाव नहीं नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि एकदम आउट है कांग्रेस, चलिए, और रत्नाकर जी इस भाजपा समय उन्हें हमारे झटके साथ पे जुड़ गए झटके दे रही हैं। है। कांग्रेस के नेता रत्नाकर सिंह जी भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए हैं। रत्नाकर जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, जिस आधी आबादी के जरिए आप सत्ता साधने की कोशिश कर रहे थे, अब वही आधी आबादी योगी आदित्यनाथ के लिए समर्थन मांग रही है। आवाज आ रही है रत्नाकर जी, आवाज आ रही है। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज महिलाओं की लड़ाई जो है वो कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में अन्य जगह भी है, कहीं भी महिलाओं के अधिकार की जहाँ बात हो रही है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी सबसे आगे खड़ी है। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने, देखा होगा आपने कि टिकट बंटवारे में भी 40% महिलाओं को तवज्जो देने का काम किया है और महिलाओं देने के लिए बात कही। ये चीजें कहीं न कहीं दिखाता है, दर्शाता है कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। रही बात 2-3 लोग जो पार्टी जो पोस्टल गर्ल्स थी उन्होंने छोड़ के दूसरे पार्टी में ज्वाइन किया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई व्यक्ति है अगर एक पार्टी में काम कर रहा है या एक पार्टी का फेस है और वह दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो लोग जब किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं तो उनको कुछ आशाएं होती हैं और कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अगर वो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो वो दूसरी पार्टी अगर उसको पूरा करती है तो वो लोग वहां चले जाते हैं। कुछ इसी तरह से ये पोस्टल गर्ल्स के बारे में भी मैंने देखा है। जिन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया है, मैं उनके बारे में भी बता देना चाहता हूँ। मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा कि वह किस तरह से कांग्रेस पार्टी को कोस रही थी और कह रही थी कि हमारे लोग जो है वहां पे कुछ सही काम नहीं कर रहे हैं जो प्रियंका गांधी के। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए, जो लोग जब भी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आरोप जो है वो लगाते रहते हैं। तो वो आरोप लगाने के पीछे उनका कोई देश नहीं होता है। देश इसलिए नहीं होता है कि इतने सालों से जब पार्टी में आप काम कर रहे हैं तो उस समय आपको तो दिख नहीं रहा है कि किस तरह से आपके साथ अन्याय हो रहा है, और जब आप पार्टी छोड़ के जाते हैं तो सारी चीजें आपको सामने दिखने लगती है और लोगों को बताने लगते हैं कि पार्टी में करप्शन है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ये बिल्कुल अनर्गल बात है। पार्टी में कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो दिया जा रहा है, संगठन बनाने का भी काम किया जा रहा है और जो योग्य उम्मीदवार हैं, सर, इससे पहले भी जो 2 पोस्टर गर्ल आपकी पार्टी छोड़कर गई, उन्होंने टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाया था। तो क्या सबकी कोई ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जो वो आपकी पार्टी छोड़कर चले गए? और अगर टिकट की महत्वाकांक्षा थी तो वो तो आपकी पार्टी ने भी दी थी ना सर। तो ऐसा बीजेपी के पास जाकर उन्हें क्या मिल रहा है? जवाब चाहूंगी मैं आपका। आलोक वत्स जी का एक रिएक्शन ले लेती हूँ। आलोक जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी की पोस्टर गर्ल्स अब आपकी पार्टी में आ गई हैं, आपको चार चांद जैसा फील हो रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर? आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी। वत्स साहब, आवाज मिल रही है आपको? आलोक जी की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है शायद। एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लीजिए, उनको मेरा सवाल भी नहीं सुनाई दिया। अमिताभ जी, कह तो रहे हैं रत्नाकर जी की ठीक है, जब चुनावों का वक्त होता है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इसलिए जो नेता हैं इधर से उधर जाते रहते हैं। बात कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन इन तीनों लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो टिकट इन्हें मिल रही थी, सब कुछ इनके साथ था, तो कौन से सम्मान में कमी रह जाती है कि अचानक से याद आ जाता है कि अब हमें किसी और पार्टी में सम्मान मिलेगा? ये साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस में आंतरिक स्तर से बहुत कुछ गड़बड़ है जी। अगर आप अपने सीनियर लोगों को या जिनको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको नहीं संभाल पा रहे हैं और भाजपा उठा कर ले जा रही है, तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा और उन तथ्यों की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात हो गई कि हमने इनको सबसे ज्यादा तवज्जो दी, उसके बाद भी ये छोड़ कर चले गए। इसके पीछे एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कांग्रेस के ऐसे नेताओं को यह लग रहा है खेल तो खत्म है, भाजपा ही सब तरफ नजर आ रही है, थोड़ा बहुत सपा नजर आ रही है, तो कांग्रेस के साथ हम रह के क्या
करेंगे। तो शायद ये भी एक बड़ा कारण है और कांग्रेस को छोड़ के जाने का। कांग्रेस ने जिस तरीके से राजनीति में हाराकिरी की है, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जापानी शब्द है जो एक किस्म के आत्महत्या का जो है वो कारण होता है, हाराकिरी करना होता है। कांग्रेस ने भाजपा को हराने के लिए दूसरे दलों के समर्थन में अपने समर्थकों के वोट दिलवाए हैं। वो दिल्ली में भी हुआ था और अभी रिसेंटली बंगाल में जिस तरीके से कांग्रेस ने भाजपा को हराने के लिए टीएमसी को दिलवाया था, उनकी वजह से पार्टी के अंदर बहुत ही अनरेस्ट है। लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है अपना आत्मविश्वास हो चुकी है और लड़ने की बजाय केवल दूसरों को तंगड़ी मारने में यकीन रख रही है। तो इससे क्या होता है कि आंतरिक स्तर से जो है संघर्ष शुरू हो जाता है, लोगों का विश्वास टूटने लगता है अपने पार्टी से, और फिर उनको जरा सा भी कहीं से कोई भी लालच दे देता है या कुछ भी जरा सा लाभ नजर आता है तो उनको लगता है, वो जो कहते हैं ना डूबते जहाज को छोड़ने भागने लगते हैं लोग, खोने लगते हैं लोग। तो वैसा कारण हो सकता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस से ज्यादा तवज्जो भाजपा में ऐसे नेताओं को मिलने जा रही है, ये चुनाव भर जो भी मिल जाए, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे नेता हैं और आप अभी जा ही रहे हैं वहां पे, तो आपको कितनी तवज्जो मिलेगी, सब भविष्य के गर्भ में है। और जो प्रॉमिस किए जाते हैं वो राजनीति में कभी भी पूरे नहीं होते हैं, ये तो नेता खुद ही जानते हैं। लेकिन कांग्रेस को बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने वैसे ही अपने टिकट वितरण का जो भी काम है उनका वो पूरा हो चुका है, नॉमिनेशन हो गया है, सब कुछ तो हो गया है। अब किस सम्मान की उम्मीद से ये पोस्टर गर्ल्स उस पार्टी में गई हैं, ये तो या तो वही जाने या भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादे करके बुलाया, ये भारतीय जनता पार्टी जाने। आलोक जी का रिएक्शन लेना था मुझे, लेकिन रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो एक बार मैं उनका रुख कर लेती हूँ। रत्नाकर जी देखिए, ये जो कह रहे थे कि हमारी पार्टी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे कि जो पार्टी डूब रही है और इसलिए लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं। हाँ। मैं ये भाई साहब को एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज मैं याद ये दिलाऊं कि चुनाव के वक्त जो है कहीं न कहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लोगों की पार्टी के ऊपर हो जाती है। जो व्यक्ति से बड़ा दल होता है और दल से बड़ा देश होता है, तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अगर दल से बड़ी हो जाएगी और तो वह निश्चित रूप से इधर से उधर जाता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का भी उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर लेता हूं, जहां पे स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्मपाल सैनी और दारा सहित 12 विधायक जो है उन्होंने जो मंत्रियों की बात की मैंने, और उसके अलावा 5 विधायक पार्टी छोड़ के जो है दूसरे दल में शामिल हो गए हैं। चाहे उत्तराखंड में ले लीजिए, हरक रावत का उदाहरण ले लीजिए, चाहे माइकल लोगों का तो कई लोग बीजेपी में शामिल भी तो हुए हैं ना सर। मुलायम सिंह यादव की बहू तो इतना बड़ा उदाहरण है, कई लोग शामिल भारतीय जनता पार्टी में भी तो हुए हैं। सबकी क्या व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और उन्हीं महत्वाकांक्षाओं के आगे मजबूर होकर वो बिल्कुल अपना ईमान बेचने पर आतुर हो जाते हैं। ये बड़ा गंभीर सवाल है। रत्नाकर जी आपका जवाब मैं चाहूंगी, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के एक और पोस्टर गर्ल ने पार्टी को झटका देते हुए कमल थाम लिया है। अब देखने वाली बात तो यही है कि कमल थामने के बाद उन्हें क्या वहां पर इतना सम्मान मिल पाता है जिस सम्मान की उम्मीद वे कांग्रेस पार्टी से कर रही थी। आलोक जी मेरी आवाज मिल रही है अब आपको? मिल रही है। बताइए आलोक वत्स जी, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? 3 पोस्टर गर्ल्स जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा थी, वो अब आपके पास आ गई हैं। उचित सम्मान दे पाएंगे, क्योंकि एक सम्मान की अपेक्षा लेकर वो आपकी पार्टी में आई हैं? देखिए, अभी के जो माहौल में देश में सम्मान और ये सब तो बात की चीज है। अभी तो राष्ट्रभक्ति का जिसके अंदर जज्बा है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का जिसके अंदर जज्बा है, और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिसको दृढ़ विश्वास है महिलाओं को कि हम सुरक्षित रहेंगे, वो सब यहाँ पर लाइन लगा के आ रही हैं। या पोस्टर गर्ल हो या पैदल चलने वाले गर्ल हो, सबकी लाइन लगी हुई है। और जहां तक बड़े भाई ने अभी जो कहा
उनका नाम मैं सुन नहीं पाया था। मैं आपको एक बार परिचय करवा देती हूँ सर। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और अमिताभ कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। अमिताभ जी ने जो भी हरा करी की बात कही, जो जापानी शब्द, वो थोड़ा माइल्ड ही कहा इन्होंने। कांग्रेस डूबती हुई नैया है, अब ये कितनी जल्दी डूब इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये जब नाव डूबने लगती है तो चूहे भी कूद जाते हैं बाहर। आरती के को छोड़िए, एवरी डे इनके यहाँ से कोई न कोई छोड़ के बीजेपी में कहीं न कहीं से शामिल हो रहा है। ठीक है, सबसे पुरानी पार्टी थी देश की, आज भी मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके का लांछन लगा के लोग बाहर आ रहे हैं, ये पार्टी घूस और स्कैम से बाहर आ ही नहीं पा रही। आज प्रियंका गांधी के ऊपर उस लड़की ने, प्रियंका मौर्य ने कहा 2 बरस से तो वो इनसे मिल नहीं पाई है, जिसका वो पोस्टर इस्तेमाल कर रही है। और दूसरी चीज, उन्होंने किसी संदीप सिंह का नाम लिया जो उनका सेक्रेटरी बताया जाता है, कि उसको वो घूस नहीं दे सकती। और तीसरी चीज उसने कही कि मैं दलित हूं, इसके लिए मुझे टिकट नहीं दिया। और चौथी चीज जो उसने कही कि इन्होंने 40% वुमेन को टिकट देने की बात की थी, उस हिसाब से 403 में 160 महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए था, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो इस लड़की ने तो पूरा पर्दा फांसी कर दिया। प्रियंका मौर्य की अगर आप बात कर रहे हैं सर, प्रियंका मौर्य की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप ये भी तो बताइए कि उन्होंने कितने दिन पहले पार्टी ज्वाइन की थी। महज 3-4 महीने पहले एक लड़की अगर कोई पार्टी ज्वाइन करती है और वो इतना सब कुछ जान गई कि क्या हो रहा है पार्टी में और क्या नहीं हो रहा है। आप खुद बताएं सर कि कोई शख्स बहुत मेहनत कर रहा हो, उसकी जगह प्रायोरिटी ऐसे इंसान को दे दी जाए जो 3-4 महीने से आया हुआ हो। पल्लवी सिंह, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, शक्ति विधान की पोस्टर गर्ल। आपने पहले प्रियंका मौर्य के बारे में बात की, अब आप पल्लवी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप पहले मुझे मत कंफ्यूज कीजिए। ये दलित वाली जो बात कही थी वो प्रियंका मौर्य ने कही थी सर। तीनों ने छोड़ा है, तीनों की बात करूंगा। तो बात तो बताइए ना, हम फिर एक एक शख्स के बारे में बात करेंगे। हाँ बोलिए। 2 साल से वो नहीं मिल पाई प्रियंका गांधी से फेस टू फेस, और टिकट में इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया। अरे भाई, जिसका पोस्टर गर्ल में जिसको आपने प्रदर्शित कर दिया, कम से कम उसको टिकट तो भी दे देते। जब 40% की आपने बात की थी, कहाँ गया वो 40%? ये राहुल गांधी तो पहले ही 0 पर आउट होके पवेलियन लौट चुके हैं। अब प्रियंका भी आई थी तो लगा कि कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दहाई शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूं, ये 5 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। रत्नाकर सिंह, इसलिए बताइए इनको तो अब कुछ दिन तक चुनाव से अलग होकर पार्टी को ठीक करना चाहिए, पार्टी में डिसिप्लिन लाना चाहिए, पार्टी के अंदर स्कैम फ्री माहौल पैदा करना चाहिए। अच्छा। और सारे दल के नेताओं को, सारे जाति के नेताओं को एकजुट करके कुछ दिन तक ये चले, उसके बाद ये चुनाव में आए। जरा मैं बात कूदने से इनको कर लूं तो फिर ये ठीक है। बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। जी देखिए, अभी मैं वत्स की बात सुन रहा था। हाँ। ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि राष्ट्रवाद के लिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये झूठे राष्ट्रवादी लोग हैं और झूठ का जो पुलिंदा बना के जो चलते हैं उसका पोल तो लोग खोल ही रहे हैं। किस तरह से देख रही हैं आपकी आज हिजाब के मसले पे ये ध्रुवीकरण करने का जो इन्होंने सगुफा देश में तैयार किया हुआ है, सिविल ड्रेस कोड तैयारी कर रहे हैं इन्होंने। पुष्कर धामी जी जो उनका स्टेटमेंट है वो भी देख लीजिए। अब वो जी मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। आप सम्मान की बात कर रहे थे, आपने स्वाति सिंह को कितना सम्मान दिया है? आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट सुना है? कोई पोस्टल गर्ल है, अगर वो 4 महीने पहले हमारी पार्टी में ज्वाइन करती है, अगर उसको हम लोग पोस्टर पे फोटो लगा देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको और दूसरी जिम्मेदारी भी बड़ी दे दें। जो जिस लायक रहता है उसी लायक उसको जिम्मेदारी मिलती है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर। आप ये भली भांति जानते हैं।
आप अगर प्रवक्ता है तो आपको मुख्यमंत्री का चेहरा तुरंत नहीं घोषित कर दिया जाएगा। आप जो विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले हैं, हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले हैं, तो हमको अगर तुरंत उठा के अगर हम कहें कि हमको नहीं दिया गया टिकट सांसदी का, तो हम पार्टी के ऊपर ये कटाक्ष नहीं कर सकते या आरोप नहीं लगा सकते हैं। जो जिस व्यक्ति जिस काबिल रहता है उस काबिलियत के हिसाब से उसको पार्टी उसकी जिम्मेदारी देती है। तो आप पहले अपने पार्टी में गए हुए लोगों को सम्मान देने की बात करिए। अदिति सिंह को आपने टिकट दिया? अदिति सिंह को हमने कितना सम्मान दिया था? आपने सम्मान नहीं दिया अदिति सिंह को। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो आपकी पार्टी 12 विधायक आपकी पार्टी छोड़ के गए हैं, 3 मंत्री आपके पार्टी छोड़ के गए हैं। आप लोग अगर इतने ही राष्ट्रवादी होते तो कोई आपकी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जाता। जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो राष्ट्रवादी हैं, जो विपक्ष में हैं वो गद्दार हैं देश के। यही तो परिभाषा आप लोग देश में बनाए हुए हैं। ये लड़ाई जो है फासीवाद ताकतों की है, ये लड़ाई जो है संघीय विचारधारा की है, ये लड़ाई जो है पूंजीवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई जो है आपके प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, ये लड़ाई जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ है। इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप जो है एक झूठ का पुलिंदा बनाए हुए हैं पूरे देश में। एक हिंदुत्व का जो नारा लेके आप चले हैं। आप आज उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, कौन सा बड़ा अचीवमेंट किया है आपने? आज बेरोजगारी परम चरम पे है, आज आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है बदहाल है देश की। आप जनता से जुड़े हुए मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे आप बात नहीं करेंगे। आप हिंदुत्व की बात करेंगे, आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे। आपके पास यही सिर्फ एजेंडा बचा हुआ है, क्योंकि सारे एजेंडों में आप फेल हो चुके हैं आपकी गलत नीतियों की वजह से। चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे अनप्लान्ड लॉकडाउन हो, आपकी गलत तो एक बात बताइए ना सर, ये इतने अच्छे और बड़े मुद्दे आप लोग उठाते हैं तो जनता के बीच पहुंचाने में नाकाम क्यों हो पा रही है कांग्रेस पार्टी? आप अपना परिवार क्यों नहीं एकजुट रख पा रहे हैं रत्नाकर जी? जीरो पर पल्लवी जी देखिए, मैं आज भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है, ठीक है। आज यह पार्टी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। हाँ। ये अगर एक स्टेटमेंट अगर देश का प्रधानमंत्री देता है तो वह जन जन तक पहुंचता है। अगर वो एक एजेंडा कोई देश में सुबह चलता है तो वो शाम तक सारे लोगों को पता चलता है। तो ये झूठ का एजेंडा जो फैलाते हैं अपने आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से, वो लोगों तक पहुंचता है और ये कैप्चर कर चुके हैं। ये मीडिया के ऊपर इन्होंने बहुत हद तक कैप्चर किया हुआ है और रोज झूठा एजेंडा लोगों तक पहुंचाते हैं। हम अपनी आवाज जो है उतने संजीदगी से उठाते तो हैं, लेकिन ये हमारी आवाज दबाने का काम करते हैं ये झूठे राष्ट्रवाद लोग। अगर इनके पास सच्चा राष्ट्रवाद होता तो ये रोजगार की बात करते, ये जीएसटी पे वोट मांगते, ये नोटबंदी पे वोट मांगते, ये लॉकडाउन के ऊपर वोट मांगते, लेकिन ये मांगेंगे नहीं, क्योंकि ये सारी चीजों में ये फेल हो चुके हैं। इनका सिर्फ एक ही और एकमात्र एजेंडा बचा हुआ है, वो है झूठा राष्ट्रवाद, हिंदुत्व। अभी देखिए किस तरह से हिजाब वाला कर्नाटक में इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ जो है कर्नाटक में इन्होंने एक स्कूल के अंदर भगवा लहराया, जो तिरंगा से ज्यादा सम्मान ये लोग भगवा का करते हैं। ये ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये क्या बात करेंगे राष्ट्रवाद की, जिन्होंने 62 साल अपने मुख्यालय पे, आरएसएस के मुख्यालय पे कभी झंडा तक, तिरंगा तक नहीं फहराया। ये क्या बात करेंगे राष्ट्रवाद की? ये लोग जब भी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय अंग्रेजों का समर्थन किया था इन लोगों ने। ये क्या बात करेंगे राष्ट्रवाद की? ये गोडसेवादी और सावरकरवादी लोग हैं। आप इतनी सारी वही घूम फिर कर बात वही आ जाएगी ना रत्नाकर जी। ये इतने सारे आरोप लगा दिए लेकिन कर तो वही रहे हैं ना, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट तो वही मांग रहे हैं। और मजे की बात सुनिए कि उन्हें वोट मिल भी रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जी के आने से ही राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद हुआ, पाकिस्तान की कमर मोदी जी के आने के बाद टूटी। आप क्यों नहीं समझा पाए लोगों को समय रहते? आलोक वत्स जी, मैंने आपको पल्लवी जी मैंने आपको पहले ही एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। ये झूठ फैलाने वाले लोग हैं। अब रत्नाकर जी को मैं पहली बात कहूंगा जी, पहले आप 5 वर्ष में एक फुल टाइम अध्यक्ष नहीं चुन पाए। आपकी पार्टी में एक फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है और जितने आपके बड़े लीडर हैं, इंक्लूडिंग सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गहलोत, एक तो बेचारे मर गए वो जो मुस्लिम थे,
उसके अलावा जितने ये वत्स जी, व्यक्तिगत बात करने से अच्छा है मुद्दों पे बात करिए। व्यक्तिगत हमला करते हैं संघीय विचारधारा के लोग। नेता बेल पे हैं, फिर आप मुद्दे पे बात करिए। आप लोग इटली पहुंच जाते हैं, आप लोग राहुल गांधी के ऊपर पहुंच जाते हैं। आप मुद्दे देश के जनता से जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर बात करिए। ये इतनी कमियां होने के बावजूद, आलोक जी, इतनी कमियां होने के बावजूद प्रधानमंत्री का आजकल जो भी भाषण होता है या कोई जनसभा करते हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर ही फोकस क्यों रहता है उनका? अगर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही डूब गई, अब कुछ है ही नहीं कांग्रेस पार्टी, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के नाम पर ही वोट मांगने पड़ रहे हैं वत्स साहब। मैं आपको एक चीज बता दूं पल्लवी जी कि हम अपने किसी भी ऑपोजिशन को छोटा नहीं मानते। वाह। इसलिए हमको सबके बारे में बात करनी पड़ती है। और अभी रत्नाकर जी ने कहा कि यूपी में तो इन्होंने कुछ किया जी, तो मैं थोड़ा सा इनका ज्ञान बढ़ा दूं। यूपी में कब 55 लाख घरों का निर्माण हुआ, 12 लाख शौचालय बनाए गए, 2 एक्सप्रेस हाईवे बनाए गए। बुंदेलखंड में 45 वर्षों के बाद डायरेक्ट पानी को घर घर पहुंचाया गया। 10,661 करोड़ का 1000 करोड़ का गन्ने का बकाया था, जिसमें हमने रिकॉर्ड गन्ने का भुगतान किया। 1000 करोड़ बकाया बच चुका है। उसके बाद एमएसपी पर रिकॉर्ड छूट जारी की। कोविड में WHO के द्वारा हिंदुस्तान में सेकंड सबसे बेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें सराहा गया। हमने हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में AIMS की स्थापना की और वहां पर AIMS चालू होने का काम चालू कराया। उसके बाद हमने मेट्रो रेल चालू किया कानपुर में, और अन्य शहरों में, सैटेलाइट शहरों में भी उसकी सारी चीजें हो गई है। अब वो वहां भी चालू हो जाएगी। आधी से ज्यादा योजनाएं केंद्र की गिना दी आपने। चलिए फिर भी सुन लेते हैं सर आपकी बात। केंद्र की हो या प्रदेश की, प्रदेश में इनके आंकड़ों पे जरा मुझे होंगे। उससे अगर एक्सप्रेसवे बना तो दिल्ली का आदमी थोड़ी उस पर चलने आएगा, उस पर तो पूर्वांचल का आदमी चलेगा। अच्छा, आप मना कर देंगे अगर दिल्ली का आएगा तो? नहीं, दिल्ली का कोई आएगा तो नो एंट्री का बैन लगा देंगे क्या आप? अरे यार पल्लवी जी, आप तो बात को घुमा रही हैं। मैं घुमा रही हूँ, आप बात ही ऐसी कर रहे हो कि दिल्ली का आदमी चलने आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा सर दिल्ली का आदमी चलने? मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है हाँ, कि अगर मान लीजिए वहाँ शौचालय बना पब्लिक, तो वही के लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर दिल्ली वाला आके इस्तेमाल करता है तो कौन रोक रहा है उसको? चलिए, अधिकारी नहीं है रोकने का, लेकिन ज्यादातर उसका इस्तेमाल कौन करेगा? जो वहीं का बासिंदा है। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वत्स का बातों का जरा जवाब देने का आ रही रत्नाकर जी, आ रही। कोई काम है जिसको ये गिना सकते हैं? अब घोटालों की अगर बात मैं शुरू करूं, अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला, अगस्ता स्कैम घोटाला, INX घोटाला, बोफोर्स घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, कितने घोटाले हम गिनाऊं मैं? 2G स्कैम घोटाला, रेलवे रिक्रूटमेंट घोटाला। ऐसा कोई घोटाला ये गिना सकते हैं योगी या मोदी जी के राज में? झूठ बोलने से कुछ होता नहीं है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप खाली बस घोटाला गिनाएंगे, किसी को पकड़िए, जांच बिठा के अंदर डाल दीजिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में जो हुआ उसे आप नकार रहे हैं क्या आलोक वत्स जी? यूपी में शिक्षक भर्ती जो हुआ, शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, उसको आप नकारेंगे क्या? मैं आपका एक बार रुक करूंगी, मैं अमिताभ जी के पास जाना चाहूंगी, वो काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ रत्नाकर जी। अमिताभ जी, जितने भी आलोक वत्स जी आंकड़े गिना कर गए कि हमने ये किया उत्तर प्रदेश में, हमने वो किया, उसके बाद भी उन्हें ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि कांग्रेस ने क्या किया था। जी, अभी भी कांग्रेस के खिलाफ जो है काफी इनका ध्यान रहता है। और इनको निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई दल है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है तो वो दल तो कांग्रेस है। और कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस अभी भले छिन्न भिन्न हो रही है, लेकिन इसका आधार जो है गांव-गांव में है। कांग्रेस को जगाने वाला कोई चाहिए, कांग्रेस को बेहतर ढंग से संगठन फिर से खड़ा करने वाला कोई चाहिए। वहां की मुश्किल ये है कि इतने सालों तक जैसे कि पार्टी रही सत्ता में, तो एक
नेता जो है बड़े लेवल पे चले गए हैं, तो उनमें ना आप जो संपर्क है उस पर बहुत अंतर पड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता है के साथ जो है संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को अच्छे ढंग से तवज्जो देना और फिर से सबको जोड़ना जो है लेकिन कांग्रेस में यूपी जरूरी के है। लिए सर, यूपी के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जो कोशिशें की हैं वो कोशिशें सराहनीय हैं सर। उन्होंने बहुत कोशिश की कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को वो मजबूत कर पाए। देखिए, मैं आपको बता दूं 2002 के आसपास मैंने उस वक्त सलाह दी थी कि कांग्रेस को चाहिए कि जो सचिन पायलट और प्रियंका गांधी इनके हाथ में नेतृत्व वो सौंपे। ये दोनों मिल करके कांग्रेस को फिर से मजबूत कर सकते हैं। जो बड़े पुराने नेता हैं, जो काबिज हैं, वो लोग थोड़े से जड़ हो गए हैं, अटक गए हैं। उनको लगता है कि अभी भी पुराने तरीके से हम चीजों को कर लेंगे। अब समय बहुत बदल गया है। और मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जो है उनके साथ भी जो उनके सलाहकार और जो एक संस्था है, वो विदेशी संस्था है जिसके सलाह पे वो चलते हैं, भारतीय लोगों का मिजाज अलग है। खास करके अब सोशल मीडिया के जमाने में पूरी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है, आपात मस्तक परिवर्तन की जरूरत है। मैं नहीं समझ पाता कांग्रेस में इतनी जड़ता क्यों है। वो नेताओं को क्यों नहीं ये लोग छोड़ सकते, नए खून को क्यों नहीं आगे आने देते, और थोड़ी सी इनको आंतरिक लोकतंत्र पे भी काम करना पड़ेगा। इतनी मजबूरी क्यों है कि एक ही परिवार का आदमी ही अध्यक्ष बनेगा और नहीं जब तक तैयार होता तब तक उस पर कोई नहीं बैठेगा। ये सारी चीजें जनता को हॉन्ट करती हैं और मुझे लगता है कि भाजपा यह समझाने में सफल हुई है कि दरअसल कांग्रेस जो है वहीं पे परिवारवाद बहुत हावी है और तानाशाही हावी है। आप वो तो हमने भी देखा है, रिपोर्टिंग के दौरान भी हमने देखा है कि राहुल गांधी से बात करने के लिए इनके अपने नेताओं की क्या हालत होती थी जी। और यहाँ तक कि मैं आपको उन जमाने का बात बता दूं, संसद में प्रश्न पूछने के लिए अपनी सरकार से भी प्रश्न पूछने के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी। तो उन सब की छाया जो है ना इनके अंदर बहुत है। जो इनके कार्यकर्ता हैं या जो छोटे नेता हैं वो बहुत दबा हुआ महसूस करते हैं और ऐसे ही समय में ये गुबार निकलता है कि चलो ठीक है अभी पार्टी छोड़ के चल दो, और अभी पार्टी छोड़ के जाने का मतलब बहुत बड़ा नुकसान। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो थोड़ा अपने को सामान्य स्थिति में लाना होगा और कार्यकर्ताओं को तवज्जो देकर फिर से संगठन खड़ा करना होगा और नए लोगों को शीर्ष नेतृत्व में जगह देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा, पुराने लोगों के हिसाब से नहीं चलेगा। तो वो देखिए क्या करती है कांग्रेस, मैं समझ नहीं पाता हूँ। कांग्रेस का खड़ा होना बहुत जरूरी है। एक सशक्त विपक्ष का नहीं होना किसी भी देश में लोकतंत्र के लिए बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही खतरनाक है। रत्नाकर जी, देखिए कमियां अगर कुछ हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें स्वीकारने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात करें तो हाल ही के दिनों में कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए भी हैं जिससे आप छिन्न-भिन्न नजर आते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण रहा सर गुलाम नबी आजाद का। उन्हें जैसे ही सम्मान देने की बात की गई तो कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बंट गई। एक सम्मान से प्रसन्न था तो दूसरा कहीं ना कहीं उन पर निशाना साध रहा था। तो ये कंपैरिजन जब होता है तो आपकी पार्टी घिरने लगती है। और फिर आप जानते हैं कि आपने खुद ने कहा कि सोशल मीडिया कितना मजबूत है, आईटी सेल कितना मजबूत है बीजेपी का, कि किस तरीके से वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं और आपके खिलाफ चीजें होने लगती हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता जो राहुल गांधी हैं बहुत विजनरी नेता है। हाँ। और वो इसलिए विजनरी है क्योंकि उन्होंने जो है युवाओं के साथ चलने का काम किया है। आज प्रियंका गांधी जी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, उसमें आज तक का इंटरव्यू था। उन्होंने कहा था जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि आप क्यों नहीं रोकते हैं जो लोग जाते हैं यहां से, तो प्रियंका गांधी ने यही जवाब दिया था कि जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दीजिए क्योंकि वो हमारी लड़ाई लड़ने में नाकाबिल हो चुके हैं। तो आप समझिए राहुल गांधी यही कहते हैं कि हमारी लड़ाई इस फांसीवाद ताकत के खिलाफ है जो आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, न्यायपालिका पे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। कि इस तरह से आपने देखा होगा कि आशीष मिश्रा को इन्होंने सारे सबूत होने के बाद भी इन्होंने जमानत दिया,
तो इस तरह की लड़ाई जो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रशासन से या कोई भी हथकंडे से डर जा रहा है तो वो जाए, फ्री है वो जाने के लिए, हम नहीं रोकेंगे उसको। और राहुल गांधी जी ने खास तौर से युवाओं को आज तवज्जो दिया है और अपने साथ युवाओं को लेकर एक बहुत ही बढ़िया टीम बना रहे हैं वो, ताकि आने वाले चुनाव में हम पूरी ताकत से युवा शक्ति हमारे साथ जुड़ी रहे और हम युवाओं के साथ खड़े रहे। जो है आपकी पार्टी में सर युवा, वो तो जा रहे हैं, ये आपकी बात अच्छी है, जो जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन आप बताइए ना, ऐसे चलते जाएंगे जाते जाएंगे तो आप तो खाली हो जाएंगे ना सर। किसी ना किसी मोड़ पर जाकर तो इन्हें समझाना होगा, रोकना होगा। परिवार से आप अपने ही परिवार का एक उदाहरण ले लीजिए रत्नाकर जी, आपके परिवार का कोई सदस्य अगर जा रहा है, किसी और ट्रैक पर जा रहा है, तो आप उसे रोकेंगे नहीं क्या, या ये कहकर छोड़ देंगे कि नहीं वो हमारे परिवार में रहने लायक नहीं है? देखिए गांधी परिवार का गलत दुष्प्रचार किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये गांधी परिवार वही गांधी परिवार है, ये गांधी परिवार वही गांधी परिवार है जिसमें दो शहादत, प्रधानमंत्री बनने के बाद दो शहादत दिया है इस परिवार ने, इंदिरा गांधी के रूप में और राजीव गांधी के रूप में। ये वही परिवार है जो जिसके पंडित नेहरू गांधी परिवार से हैं थे और उन्होंने कम से कम नहीं तो 10 साल जेल में अपना जीवन बिताया है। ये परिवार जो है देश के लिए इतना त्याग किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस गांधी परिवार का दुष्प्रचार किया है और दुष्प्रचार करके लोगों के मन के अंदर ये भावना डाल दी है कि यह पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। अगर परिवारवाद का अगर आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा अपने भाई भतीजों को, अपने बेटों को अगर टिकट देने का कोई काम किया है इस 5 राज्यों के चुनाव में तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए राजनाथ सिंह के दोनों लड़कों को टिकट दिया गया है, कल्याण सिंह के पोते को टिकट दिया गया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकट दिया गया है। आप देख सकते हैं, वो आंकड़ा उठा के देख सकते हैं। तो ये परिवारवाद की बात करते हैं, खुद परिवारवाद से भरे पड़े हैं ये लोग। नहीं, अभी मैंने परिवारवाद का मसला उठाया भी नहीं था, अभी मैंने परिवारवाद की तरफ कोई संकेत नहीं दिया ना कोई। गांधी परिवार की बात कर रही हैं, गांधी परिवार के बारे में मैंने आपको बताया। परिवार की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, इस परिवार से अगर युवा इसी तरीके से जाते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर प्रियंका गांधी कह रही है कि कोई जाना चाहता है तो जाए क्योंकि वो हमारी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये हम अपने परिवार से जोड़कर देखें ना सर। मेरे परिवार से अगर मेरा भाई या बहन कहीं जाएगा, किसी और ट्रैक पर जाएगा तो मैं जाने थोड़ी ना दूंगी, रोकूंगी ना सर। पल्लवी जी, मैंने एक चीज कहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल होता है और दल से बड़ा देश होता है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो जतिन प्रसाद हो चाहे सिंधिया जी हो, व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अगर पार्टी से ऊपर हो जाती है, उनको मंत्री पद चाहिए, उनको सत्ता में बने रहना चाहिए, उनको मलाई खाने चाहिए, तो वो दूसरा दल में जरूर जाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए ठीक है, गुलाम नबी आजाद ने क्या किया था? गुलाम नबी आजाद की क्या गलती थी? अगर उन्हें सम्मान देने का ऐलान किया गया तो आपकी पार्टी 2 धड़ों में क्यों बढ़ गई? आपको मैं जवाब लूंगी। आलोक वत्सी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए आलोक जी। मैं रत्नाकर जी से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, जो आपने प्रश्न पूछा है कि जिस दिन गुलाम नबी आजाद रो रहे थे उनके आंसू पोंछने वाला कोई था कांग्रेस में? उनके योगदान को भुलाया जा सकता है कांग्रेस में? आपको एक चीज का याद दिला दूं, जिस समय माननीय नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को ऑपोजिशन में रहते हुए यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व करने भेजा था और भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया था। हमने वहां पर 3-4 धड़ों में बयान देना नहीं चालू किया और उनपे ऊपर उंगलियां नहीं उठाने का काम किया। ये होती है लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा, जिसको आप जीना नहीं जानते हैं। और आपके यहाँ आप कह रहे हैं कि युवाओं को सहेज रहे हैं, ये आपके यहाँ से तो सब युवा लीडर बाहर निकल रहा है, आप रोक नहीं पा रहे हैं। अब लड़कियां भी बाहर निकल रही है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो रत्नाकर भाई एक दिन ऐसा भी आएगा, रहा न कोई रोबन हारा, कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा आपके यहाँ। और आप बात कर रहे हैं परिवारवाद नहीं है, बताइए जेपी नड्डा के फादर का नाम, बताइए नरेंद्र मोदी के फादर का नाम, और आपके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी का नाम सबको मालूम है। आप बात कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह के दोनों पुत्रों को टिकट मिला,
मात्र एक पुत्र को टिकट मिला है, वो भी उसके कर्मों के बदौलत। सिर्फ पंकज सिंह को टिकट मिला है, नीरज सिंह को कोई टिकट नहीं मिला है। अब क्या बात कर रहे हैं? आप पहले अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी ठीक कीजिए, फिर टेलीविजन डिबेट पर आइए। आपके यहाँ परिवारवाद। अरे आप तो कुछ दिन के बाद प्रियंका गांधी के बेटे का भी खड़ा उठा के कहेंगे कि इससे बड़ा नेता नहीं है, इससे बड़ा विजनरी नहीं है। व्हाट विजन डज राहुल गांधी है? पोटैटो से वो सोना निकाल रहे हैं, यही उनका विजन है। पीपल हैव चेक। देखिए, राजनीति में अगर किसी को, बुरा मत मानिएगा, आप मेरा भाई हैं, लेकिन राजनीति में अगर किसी को हल्के में लिया जाए तो उससे ज्यादा उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है। आज राष्ट्र आप लोग भी तो हल्के में ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को। अगर आप ही के मैं बयान पर जाऊं सर कि राजनीति में किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो आप लोग भी तो हल्के में ले रहे हैं विपक्ष को, राहुल गांधी को। देश के लोग राहुल गांधी को हल्के में ले रहे हैं, तभी तो नाम दिया है पप्पू। हल्के में ले रहे हैं। आपके बयान तो सर मैं छोड़िए, देखिए क्या है, वत्स जी आरोप को सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं कि इनकी पार्टियों में जो है कौन सी बात में झूठ बोली है? लोगों को टिकट दिया गया। जरा आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, कल्याण सिंह के पोते को भी दिया है आपने। बहुत सारे लोग हैं आपने दिया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप सुन लीजिए, रही बात लोकतंत्र की, आप कह रहे हैं वत्स जी, मेरी बात आप सुनिए, लोकतंत्र की बात सबसे बड़ी पार्टी है हम। आपने गुजरात में रजनी पटेल का वो इंटरव्यू देखा था जिसमें उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उनके साथ कितना आपने न्याय किया था। मुख्यमंत्री बदल दिए वहां के, गुजरात के पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। मतलब आप भाई साहब रत्नाकर जी, हमारे यहाँ 4-5 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। उत्तराखंड में देखिए, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को बदल दिया नहीं हुआ है। आपने मुख्यमंत्रियों को क्यों बदला? आपने ये बता दीजिए। अगर वो काबिल रहते तो वो अगर सत्ता अच्छे से चलाते। लेकिन आपने सर्वे में पाया कि ये मुख्यमंत्री जो है जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे हैं, तो आपने मुख्यमंत्री बदल दिया। उत्तराखंड में गुजरात में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं आप लोग। लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर बात मर्यादा रखते तो आप लोग नोट खरीद फरोख्त के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार नहीं बदलते। आप लोग कर्नाटक की सरकार जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी, हमारे यहाँ अगर कैप्टन, हमारे यहाँ अगर कोई बैटिंग ठीक से नहीं करता है तो उसको पवेलियन में लौटा दिया जाता है के माध्यम से बदलने। और हमारे यहाँ कोई मर्मरिंग नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं? आज आप लोग पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर ला करके आप लोगों की जासूसी कराते हैं, अपने ही लोगों की जासूसी कराते हैं। क्या प्रूफ है? आप रक्षा से जुड़े हुए लोगों की, रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए लोगों की जासूसी कराते हैं। ये तो जासूस सरकार है। कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे बैठ के? रत्नाकर जी, अब पेगासस के मसले पे, जासूसी के मसले पे चर्चा नहीं कर रहे हैं ना। और वैसे भी जासूसी के आरोपों से तो आप भी रंगे हुए हैं सर। अब छोड़िए इन सब मसलों को, छोड़िए इन सब बातों को सर, छोड़िए। लोकतंत्र की हत्या किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लोकतंत्र की हत्या आज केंद्रीय एजेंसियों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। न्यायपालिका का दुरुपयोग कौन कर रहा है? न्यायपालिका का कौन दुरुपयोग कर रहा है? आशीष मिश्रा को आपने क्यों जमानत दिया? उसके सारा जब न्यायपालिका को प्रभावित करने का काम क्यों कर रहे हैं? सारा वीडियो फुटेज और चार्जशीट में उनके नाम पे साजिश रखने का पूरा खुलासा किया गया और सबूत के साथ चार्जशीट बनाया गया। फिर भी उनको 4 महीने के अंदर जमानत दे दिया जाता है। बाकी दूसरे नेताओं को गलत आरोप में महीनों तक जेल में रखते हैं। ये तो है इनके लोकतंत्र का। आम आदमी के लोकतंत्र की बात नहीं करते। ठीक है, मैं एक बार अमिताभ जी का बात कर लेती हूँ। एक एक करके बात कर लेते हैं सर। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अमिताभ जी, ये बात सच है, क्या आप मानते हैं कि अब वक्त बदल गया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रही है कि हर संस्था पर अपना प्रभाव छोड़ दिया जाए? जाहिर सी बात है, जब वो सत्ता में है तो वो चाहेगी कि वो उसका असर हर जगह पे हो, न्यायपालिका पर भी। लेकिन जो गलत इस्तेमाल की जहां तक बात है, तो ये मेरा एक मानना है कि जो
लोग जिन्होंने गड़बड़ की है, ठीक है ना, और उसके बारे में तथ्य पाए जाते हैं, प्रमाण पाए जाते हैं, तो सरकारी एजेंसियों का काम है कि वो उनके ऊपर कार्रवाई करे, ठीक है ना। उनको रोकने का कोई मतलब नहीं है। और आप चूंकि नेता हैं या आप बड़े आदमी हैं, इसलिए आपके खिलाफ कोई सरकारी एजेंसी काम कार्रवाई नहीं करेगी। आप कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर खुद को क्यों समझते हैं? अगर आपने गलतियां की हैं तो वो आज पकड़े या कल पकड़े, उसकी अपनी प्रक्रिया है और वो काम कर रही है। मुझे इसमें नहीं लगता कि ये कोई दुरुपयोग की बात है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो कांग्रेस ने भी अपने समय में खूब इस्तेमाल किया हुआ है, जहां जिसको जरूरत थी वहां पे दबाया, पकड़ा। और निश्चित रूप से भाजपा भी कुछ ना कुछ, जैसे इलेक्शन के समय ही कुछ कार्रवाइयां होती है तो करती है। सीखा कहां से इसने? कांग्रेस से सीखा है। कांग्रेस देखिए, मुझे आज भी लगता है कि अपने पुराने इससे बाहर नहीं निकल पा रही। कोई भी, जिसने भी देश के लिए कुछ भी किया हो, लेकिन उसका मालिक नहीं हो जाता वो देश का। भी ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, गांधी परिवार का योगदान है, कैसे मना कर सकते हैं? कांग्रेस का योगदान है इस देश में। जब आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस का योगदान रहा है। कांग्रेस ने अपने तरीके से आंदोलन चलाया और स्वतंत्रता हासिल करने में उनका बहुत योगदान। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मालिक हो जाएंगे। गांधी जी ने कहा था, उन्होंने महसूस किया था कि जिन लोगों ने इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, वो लोग निश्चित रूप से या उनके परिवार आगे चल करके इस देश को अपना मालिकाना हक, संपत्ति समझने लगेंगे और उसी ढंग से व्यवहार करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को भंग करो। अब कांग्रेस की भूमिका खत्म है। और आज तक, जबकि ये ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है, ये ओरिजिनल कांग्रेस है नहीं, 3 बार टूटी है। और ये तो इंदिरा कांग्रेस थी, जिसमें कि पुराने कांग्रेस को उन्होंने एकदम अलग करके और उसके बाद बनाई थी ये यूनिट। तो अभी भी ये अपने स्वतंत्रता आंदोलन को भुना रहे हैं, तो ये तो बेशर्मी है ना। क्यों भुना रहे हैं आप? आज के कामों को आप भुनाइए, आज आप क्या कर रहे हैं उसको बताइए, और अपने संगठन में स्वतंत्रता दीजिए कि लोग हर एक पद के लिए दावा कर सके। 2016 में बीजेपी 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो की हमारी सेना ने, और बीजेपी आज तक हर चुनाव में उसे भुनाती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जेपी नड्डा ही वहां पर स्नाइपर लेकर खड़े हो और उन्होंने पूरा देश स्वतंत्र करवा दिया सर, और वो उसे रिपीट ना करें। आपको ये बात कहां से जायज लग रही है अमिताभ जी? इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हो पा रही हूँ आपकी। नहीं, इस मामले में आप किसी भी सरकार से आप हक नहीं छीन सकती कि वो कहे कि ये हमारी जीत है। 1971 की जीत कांग्रेस की थी, इंदिरा जी की थी, तो थी। तो देश स्वतंत्र कराने में अगर जीत इनकी थी तो ये क्यों नहीं बोलेंगे? आप ये बताइए ना सर, ये भुनाना होता है, अपनी उपलब्धियां गिनाना होता है? उसको भुनाइए मत ना। आज की परिस्थितियों में आज के कामों करिए। आप याद करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप मालिक हो गए ऐसा नहीं कह सकते ना। ये मालिक समझते हैं। गांधी परिवार से ही कोई क्यों अध्यक्ष बनेगा? गांधी परिवार का सम्मान है, लेकिन ऐसा सम्मान का क्या मतलब है कि बाकी लोग अपने को अपना अपमान महसूस करें, पार्टी छोड़ के जाने लगे और उनको ये लगे कि हम कभी अध्यक्ष पद के लिए नहीं लड़ सकते। इतने बड़े बड़े नेता हैं। आप सोचिए, अर्जुन सिंह और शरद पवार जैसे लोग चले गए बाहर, है ना। ये लोग क्यों गए थे? क्योंकि बिल्कुल नहीं सुनी जाती। आज जैसे गुलाम नबी आजाद की बात हो रही है, क्यों नहीं उनको तवज्जो की जा रही? ये अच्छी बात है भाई, ये देश हम सबका है। कोई भी सरकार है, अगर वो किसी भी नेता के कार्यों को सम्मानित करना चाहती है, वो विपक्षी है, इसका क्या मतलब है? कोई दुश्मन तो है नहीं। हम लोग दुश्मन नहीं ना है। आज वो सत्ता में, कल फिर हो सकता है कांग्रेस आएगी। आज क्यों भाजपा इतना टारगेट करती है कांग्रेस को? क्योंकि उसको पता है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पे उसको टक्कर दे सकती है। बाकी सारे लोग स्टेट लेवल पे है, राष्ट्रीय स्तर पे एक ही दल है जो टक्कर दे सकता है। इसीलिए मोदी जी लगातार टारगेट करते रहते हैं कि ये उठ ना पाए। ये तो कांग्रेस का काम है कि वो आगे उठे, और कांग्रेस को इसका फायदा उठाना चाहिए कि मोदी जी उनको बार बार याद करते रहते हैं, उनका प्रचार कर रहे होते हैं। तो कांग्रेस को भी मोदी जी को इस ढंग से पकड़ना चाहिए कि इनका रिवाइवल चालू हो सके। ये तो कांग्रेस को करना पड़ेगा। आलोक वत्स जी, आने वाले दिन मैं मुश्किल देखता हूँ। आलोक वत्स जी, देखिए, अमिताभ जी ने बिल्कुल सही कहा है
कि कांग्रेस को अपने अंदर एक बार मंथन करना पड़ेगा। पार्टी दिन पर दिन, देखिए मैं इस बात से 100% सहमत हूं अमिताभ जी की कि मजबूत सरकार के साथ मजबूत विपक्ष होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो लोकतंत्र बेलगाम हो जाता है। लोग डिक्टेटोरियल एटीट्यूड में आने लगते हैं कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं मुझे चैलेंज करने वाला। इसलिए विपक्ष की भूमिका को समझते हुए इनको सड़कों पर आंदोलन करना होगा, इनको लोगों के घर घर जाना होगा, जो हम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर बीजेपी को 2 से 303 तक पहुंचाया। ये बीजेपी के नेताओं की देन नहीं है, ये बीजेपी के हम जैसे कार्यकर्ताओं की देन है, जिन्होंने अपना स्वाभिमान अभिमान नीचे रखकर और घर घर जाकर बीजेपी का प्रसार फैलाया। आज आपको इसकी जरूरत है और आप नेताओं का सम्मान करें, अपने अंदर लोकतंत्र लाएं। ये एक ही परिवार के जो लोग अध्यक्ष होते चले जा रहे हैं, क्या वजूद था मनमोहन सिंह जी का सोनिया गांधी जी के सामने? पूरा देश देख रहा था उस चीज को। राहुल गांधी ने कैबिनेट का पेपर फाड़ दिया, ये भी लोग देख रहे थे। किस हैसियत से उन्होंने फाड़ा था? ये है किसी की हिम्मत की मोदी जी के कैबिनेट का कोई ये करके और बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को फाड़ के फेंक दे? ये लोकतंत्र के ऊपर कितना बड़ा करारा तमाचा था, और बेचारे शरीफ आदमी प्रधानमंत्री मनमोहन जी उसको झेल गए। आप लोगों को सीख और सबक लेनी चाहिए इन चीजों से, और तभी आप देश में एक मजबूत रूप में खड़े हो सकते हैं। एक एक करके आपसे सब बिछड़ता जा रहा है। अब अंत में छोड़ में जाकर केरला में जाकर राहुल गांधी ने अपनी इज्जत और कहीं कोई जगह नहीं बचा था पूरे हिंदुस्तान में। तो केरला हिंदुस्तान का हिस्सा है सर। मैंने कहा ना छोड़, मैंने ये नहीं कहा कि कुछ दूसरा मुल्क है, मैंने कहा एक छोर पर जाकर। कोई बात नहीं, अब लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, कहीं किसी भी छोर में जाकर चुनाव लड़ सकता है। तो चलिए, उन्होंने केरला चुन लिया। 2 बातें सामने निकल कर आ रही है रत्नाकर जी। इंदिरा गांधी भी मेढक से चुनाव लड़ने गई थी। हाँ ठीक है सर, ठीक है। 2 बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली बात तो ये कि अहंकार को कम करके अब लोगों को सम्मान देना होगा आपको, और ये जो नई पीढ़ी आ रही है इसे उचित सम्मान और पद की यहाँ पर लालसा नहीं कहेंगे इसे सर, ये ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरतें आपको पूरी करनी होंगी, तब जाकर आपका संगठन मजबूत होगा। और दूसरी बात, दोनों ही मेहमानों ने और मैंने भी गुलाम नबी आज़ाद को लेकर सवाल किया था कि जब संसद में प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की तो कांग्रेस फिर 2 धड़ों में बंट गई, और उसके बाद जब उन्हें सम्मान देने की बात आई तब फिर से 2 धड़ों में बंट गई। देखिए पल्लवी जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को घर घर तक जाना चाहिए और प्रचार करना चाहिए, हाँ। तो मैं ये बता दूं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिस संजीदगी के साथ मुद्दों को उठाया गया है, चाहे वो लखीमपुर खीरी का हो, चाहे दूसरे जगह के मुद्दे हों, वो सारे मुद्दे जो है बहुत संजीदगी के साथ बहन प्रियंका गांधी ने खड़ा किया है, और वो सब मुद्दे लेके आए हैं। मुख्य विपक्ष पार्टी की तरह भूमिका जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश में निभाई है। और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जी भी आज अगर विपक्ष में कोई अगर सबसे बड़ा नेता कोई नजर आ रहा है जो मुद्दे उठा के, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे बड़ी बेबाकी के साथ सड़क से और संसद तक आवाज को उठाते हैं राहुल गांधी जी। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यह उनकी आवाज को हर स्तर पर दबाने का काम करती है कि हम लोग विपक्ष की बातें जो है वो जनता तक नहीं पहुंच पाए, और झूठ का जो ये पुलिंदा है वो लोगों तक अनवरत पहुंचता रहे। देखिए, रही बात अगर गुलाम नबी आजाद की, तो मैं यही कहूंगा कि जैसा कि अभी हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि युवाओं को तवज्जो देना चाहिए, तो राहुल गांधी जी अभी युवाओं को तवज्जो दे रहे हैं, और जो पहले से पार्टी में है, जो सीनियर लीडर हैं, उनको भी सम्मान देने का काम हम करते हैं। लेकिन युवाओं को आज आगे आने का मौका उन्होंने दिया है, और बहुत सारे यूथ लीडर्स जो है पार्टी के अंदर
खड़े हो रहे हैं और लोगों के साथ सड़क पे उनके एजेंडों के साथ खड़े हैं, उनके जनता की जो परेशानियां हैं उनके साथ खड़े होकर विपक्ष की अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। तो ये कहना मैं जहां तक सही नहीं समझ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी हर स्तर पे और युवाओं के साथ आगे बढ़ के लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो केंद्र में राहुल गांधी जी कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे पे वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में आप देखिएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है 5 राज्यों में बामुश्किल से अगर किसी एक राज्य में आ गई तो आ गई, नहीं तो बाकी अन्य राज्यों में आने का कोई उम्मीद तो दिख नहीं रहा है। ये लोग कितना भी मैनेज करें, ये लोग प्रशासन से मदद लें, चाहे जो भी करें, लेकिन आने वाले चुनाव में अगर पंजाब की बात ले लूं, चाहे उत्तराखंड की, चाहे गोवा की, इन राज्यों में ये लोग बुरी तरह से हार रहे हैं। कल का भी आपने गोवा में जो राहुल गांधी जी गए थे, उन्होंने कहा है कि अपना वोट दूसरी पार्टियों को देकर गोवा की जनता अपना वोट जाया ना करे, क्योंकि यहाँ पे सरकार पूर्ण बहुमत से गोवा में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। वस्तुतः स्थिति उत्तराखंड में भी है, वही स्थिति जो है पंजाब में भी है। तो हमारे पार्टी हर जगह पूरी मशक्कत के साथ और अपनी विचारधारा, अपने एजेंडे के साथ लड़ाई लड़ रही है और जनता के लिए खड़ी हुई है। सड़क से संसद तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है कि हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम बिल्कुल लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये हमारी आवाज को हर स्तर पे सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से दबाने की कोशिश करते आ रहे हैं, और लेकिन इनकी कोशिश कामयाब हो नहीं पाएगी। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जनता के हक में लड़ाई लड़ते रहेंगे। आलोक जी। रत्नाकर भाई, वस्तु स्थिति का मूल्यांकन अभी भी वक्त है, कर लीजिए। बहुत ज्यादा मक्खन और पुलसन लगा दिया आपने राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को। शायद कहीं एडजस्ट कर लिया जाए अगर ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दीजिए। पंजाब में आप बैक टू पवेलियन हो रहे हैं, गोवा में आपका कोई वजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी लड़ाई किससे है, तो आप नहीं बोल पाएंगे। आप लड़ाई में कहीं है ही नहीं। हमारी जो भी लड़ाई है समाजवादी पार्टी से है। बहन मायावती भी बुट लादने जा चुकी हैं। पंजाब में किससे लड़ाई है? पंजाब में लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, ये सब आपका टाइम फिक्स कर गया। इसलिए वस्तु इसका मूल्यांकन कीजिए और गोल गोल बातें और अच्छी अच्छी बातें कह के देश को भ्रमित ना करें। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास कोई नेता नहीं है जिसको राष्ट्र एक्सेप्ट कर रहा है, आपके पास नेशनल लीडर की कमी है, बल्कि आपके पास क्षेत्रीय। तो क्यों हमारे नेताओं को अपनी पार्टी में आप जब भी जाते हैं तो हैवीवेट बताने लगते हैं? आप हमारी पार्टी के नेताओं को जब लेते हैं तो बोलते हैं कि हैवीवेट हमारी पार्टी में शामिल हो गए। जतिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, सिंधिया, हैवीवेट लोग हमारी पार्टी में शामिल हो गए। क्यों आप हमारे नेताओं को जब लेते हैं तो हैवीवेट हो जाते हैं, जब वो हमारी पार्टी में काम करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे पास कोई नेता नहीं है? कोई अगर हमारे यहाँ ये डबल स्टैंड है आपका। बनना चाहता है, लुटेरा नहीं बनना चाहता है, स्कैम फ्री माहौल में आना चाहता है, तो क्यों ना आएगा? ये तो गंगा। और जो आपकी पार्टी छोड़ के जो आपकी उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य, चाहे बाकी अन्य मंत्री, 12 विधायक जो छोड़ के आ गए हैं, वो क्या चाहते हैं? सुनिए, वो क्या चाहते हैं? आपकी पार्टी से खुश रहते तो आपकी पार्टी में नहीं रहते। का देश है। हमने 135 वर्ष के बाद रामलला को कटे फटे टेंट से उठाकर भव्य इमारत में भेजने का काम किया। तंग गलियों से काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का के बाद बस यही मंदिर और 370 के अलावा आपके पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं। आपसे कहा ना, आप अगर गिनाने के लिए रहता है तो जीएसटी, नोटबंदी, अनप्लान लॉकडाउन भी आप गिनाते कि हमने अच्छे से हैंडल किया, हमने सब चीजों किया। गंगा में तैरती हुई लाशें आज भी लोगों को याद है। आज भी लोग लाइन लगा के अपने संबंधियों को फूकने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी, गंगा में बहाने को मजबूर हुए थे। ये आज भी कोविड में हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी पे है। हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी पे है। एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, हत्या अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। महिला अत्याचार में भी आप अव्वल पे आते हैं, कुपोषण में अव्वल पे आते हैं। तो आप अपने इंडेक्स आंकड़े उठा के जरा देख लीजिए।
हाँ, कोविड में किस तरह से मिसमैनेजमेंट के चलते आप लोगों ने यहाँ के लोगों का हालत खराब कर दिया था। आप घूम फिर के गोल 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 घूम के आप मंदिर पे आ जाएंगे, 370 पे आ जाएंगे, हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे, झूठे राष्ट्रवाद पे आ जाएंगे, ध्रुवीकरण पे आ जाएंगे, हिजाब पे आ जाएंगे। बस यही आपके पास मुद्दा बचा हुआ है, उसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। जनता से जुड़े हुए हित के मुद्दे जोड़िए, वो गिनाइए जरा, आपने क्या काम किया है। आपने रोजगार दिया है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, ये पिछले साल आपने 3 करोड़ रोजगार लोगों ने गवा दिए। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाले लोग, सिर्फ कोविड में 12 करोड़ रोजगार चला गया। 25,000 लोग तीन साल के दरमियान 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। क्या बात करेंगे आप? 36 लाख पद जो है अभी भी खाली है, आप रोजगार नहीं देने पाने में सक्षम नहीं है। पल्लवी जी, इनसे पूछिए कि अगर हम सब चीज में फिसलती है तो हम ही से क्यों सबकी लड़ाई है, आपसे क्यों नहीं है? आप सब चीज में अव्वल हैं तो आपसे लड़ाई क्यों नहीं है किसी प्रदेश में किसी की? हमसे क्यों लड़ाई है? अरे आप तो बैक टू पवेलियन वाले प्लेयर सब हैं, हम तो कम से कम इनिंग्स खेल रहे हैं ना, अच्छा या बुरा। आपको तो जनता ने बैठा दिया पवेलियन में कि बैठो वहां, राजशाही करो, जाके सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का तेल लगाओ, और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। ये इतने जितने घटिया बयान आप लोग दे सकते हैं ना सर, दे दीजिए, ठीक है। तेल लगाओ, क्या तेल लगाओ? ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप करते हैं? आपके असम के मुख्यमंत्री आकर उत्तराखंड में किस तरह का बयान देकर जाते हैं? क्या मतलब राजनीति को किस स्तर पर ले जाने का प्रयास हो रहा है? पल्लवी जी, तेल लगाना अशोभनीय शब्द नहीं है, ये चमचागिरी का एक पर्यायवाचक है। और आप लोग नहीं करते चमचागिरी सर? अगर हम उसी विषय पर बहस करना चाहें तो चमचागिरी का आपके हिसाब से क्या मतलब है, ये बताएं। बीजेपी में हम किसकी चमचागिरी करें? हम तो किसी के नहीं करते सर। निगम के चुनाव में भी आप जाकर प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा बना देते हैं, इसे हम चमचागिरी ना समझें तो क्या समझें, ये बताइए। छोटे से छोटे चुनाव में आपका प्रधानमंत्री आपका चेहरा होता है और आप इल्जाम ये लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास चेहरा नहीं है। देखिए पल्लवी जी, परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, लेकिन जिस आदमी का नाम होता है लोग यही कहते हैं आपके ऊपर है तो आप एकदम परंपरावादी बन जाते हैं जब सेम चीज आप पर आती है तो सर। लेकिन दूसरे की वही चीज आपको चमचागिरी लगती है। मुझे इस तरह की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि फेयर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। पल्लवी जी, अगर आपके परिवार में कोई चाचा दादा मामा को लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस दिया तो 2-4 पुश्त लोग कहता है कि हम फलाने की पोती है, हम फलाने की बेटी है, हम फलाने के देखा था हमने भी सर, वो वीडियो सबके सामने गया था जब अमित शाह ने जेपी नड्डा को हाथ पकड़कर पीछे खींच दिया था। वो तस्वीरें सबने देखी है, देश ने देखी है। ऐसा नहीं है कि वो आपके पास है और सिर्फ मेरे पास है, सबके पास थी वो तस्वीरें। वो एक्सीडेंटल बात थी। हाँ, अब वो एक्सीडेंटल हो गया। चलिए ठीक है। अमित शाह की कि जेपी नड्डा को ठेल दे और जेपी नड्डा ठेलाने के बाद वहां बैठे रहे। अच्छा अमिताभ जी, ये सब अमिताभ जी देखिए, अभी अगर हम बात कर रहे थे पोस्टर गर्ल्स के बारे में तो कुछ विरोधाभास जैसी चीजें भी सामने आई हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रियंका मौर्य की। तो प्रियंका मौर्य ने ये कहा था कि वो ओबीसी से हैं इसलिए उन्हें टिकट नहीं मिला, जबकि प्रियंका गांधी का उस समय ये कहना था कि वो 3 से 4 महीने पहले ही आई थी इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया। फिर वंदना सिंह ने ये आरोप लगाया कि जो 3 से 4 महीने पहले आया है उन्हें टिकट दिया जा रहा है, लेकिन जो पुराना है, पार्टी का कार्यकर्ता, लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहा है, उसे टिकट नहीं दिया जा रहा। तो सच क्या है, झूठ क्या है? तो इसमें सच और झूठ अभी स्ट्रेट अवे हम नहीं बता सकते हैं। इनफैक्ट जिस ढंग से प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को, महिलाओं को हम टिकट देंगे, तो अभी सर 40% बोला था। तो मना करने का तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई कारण था। इनको चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, लड़कियों को टिकट दें। और वैसे भी जो स्थितियां अभी हैं, कांग्रेस के टिकट को लेकर बहुत मारामारी नहीं थी और प्रियंका गांधी के हाथ में कमान थी। उनको चाहिए था कि महिलाओं को टिकट देती, सीट को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देती तो अच्छा होता। लेकिन अभी भी यहाँ पे अगर इस तरह से लोग उपेक्षित महसूस करें, उनकी बातों को ना सुना जाए, मुझे लगता है लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा है। वहां पे अभी भी वो जो सलाहकार मंडल होता है हर एक नेता का, वो बहुत हावी होता है नेता के ऊपर। उनके इच्छा के बगैर जो है लोग मिल नहीं सकते हैं। ये हालत है। मतलब कई बार
अब आप सोचिए जो असम के मुख्यमंत्री हैं जिनका एक बार बयान आया था, अब सोचिए मुख्यमंत्री स्तर का आदमी कहता है कि हम अपने आला कमान से मिल नहीं सकते, वो हमारी बात नहीं सुनता। उस लेवल पे जो लोग रहे हैं, इससे पता चलता है कि कांग्रेस में अभी भी जो है ना कि ऊंचाई नीचाई, बड़ा नेता छोटा नेता, इन सब चीजों को लेकर बहुत ये है। और शायद जो निचले स्तर पे जो छोटे नेता हैं वो सीधे जो है बड़े नेताओं से संपर्क नहीं कर पाते हैं, या वो लोग उनके पास पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। ये तो फोटो पंजाब खिंचाना, के चुनाव के समय में जाके नमस्ते कर लेना, खाना खा लेना। सर अमिताभ जी अगर मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बात करूं तो ये चीजें उनके लिए भी कही जाती थी कि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। वो अपने महल में जिस तरीके से आराम फरमाते हैं ना, वहां पर कोई आम आदमी घुस जाए ये तो मतलब समझो नामुमकिन जैसा है। तो फिर उन्होंने क्यों ले लिया उन्हें अपने साथ, जब आपको पता है कि कोई इस तरह का आदमी है, आप उन्हीं की पार्टी से लोग तोड़ तोड़ कर अपने पास शामिल करा रहे हैं, तो आप कैसे उनकी हरकतें बदल जाएंगी या कैसे आप उनकी विचारधारा बदल सकते हैं? ये तो नहीं लगता कि कोई हरकतें बदलने वाली है, या अमरिंदर सिंह का जो मिजाज है वो अब बदलने वाला है। बिल्कुल नहीं लगता है। भाजपा जो कर रही है, भाजपा अभी शुद्ध रूप से कांग्रेस को कमजोर करने की लिए दृष्टि से ये काम कर रही है। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को जैसे अपने यहाँ आने देना, कोई कांग्रेस से आता है तो एकदम से भाजपा के विचारधारा का थोड़े हो जाएगा। यहाँ पे कोई एकदम भाजपा के सिद्धांत पे चलने वाला, ये सब बातें राजनीति में बहुत कई बार गौण हो जाती हैं। इलेक्शंस के समय खास करके केवल तोड़ फोड़ के लिहाज से हो सकता है कि इन्हीं नेताओं को चुनाव खत्म होने के बाद डंप कर दिया जाएगा, उनको तवज्जो नहीं दिया जाएगा। तो वहां पे भी हो सकता है उनको जो है उनकी महत्वाकांक्षा जोर मारेगी तो इतना ही वो अपमान महसूस करेंगे और उनको लगेगा कि भाजपा में भी मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। क्योंकि भाजपा में तो और भी सख्त है हिसाब किताब, वहां पे तो आपको लड़के ही ऊपर आना पड़ेगा। कांग्रेस में सिफारिश से जिस तरीके से काम चल जाता है, भाजपा में उतना आसान नहीं है। वहां सिफारिश भी आसान नहीं है। कई बड़े नेताओं से हमारी जब भी बातचीत होती रहती थी, जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे, तो हम इस बात को महसूस करते थे कि उनका अपना स्थान भी कई बार सुरक्षित नहीं होता था। कांग्रेस में एक गारंटी थी कि अगर किसी बड़े नेता को पकड़े हुए हैं आप और उनके साथ आपने बना के रखी है अपनी, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। लेकिन भाजपा में यह संभव नहीं है। ये आप मोदी शाह के युग की बात कर रहे हैं सर, अटल आडवाणी के युग की बात कर रहे हैं? अटल आडवाणी के युग में भी, मोदी शाह के युग में तो अभी भी है, अटल उस समय भी, आडवाणी जी और अटल जी के युग में भी आसान नहीं होता था। देखिए आडवाणी जी सब कुछ होते हुए भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, जबकि वो टॉप लीडर थे और वो नहीं बन पाए। वहां पे स्थितियां थोड़ी दूसरी है, भाजपा में स्थितियां दूसरी हैं। अब अमरिंदर सिंह भाजपा में आया, भाजपा को अभी पंजाब में अपनी जमीन बनानी है। बिल्कुल। कांग्रेस के बहुत बड़े स्तंभ थे अमरिंदर, और अमरिंदर अगर टूट रहे हैं तो भाजपा को यह दिख रहा है कि अब हम खुल करके पंजाब में अपने कदम बढ़ा सकते हैं। अकाली दल के साथ जब वो साथ में चल रहे थे तो वो उनको तो सीटें ही नहीं देते थे, अकाली दल भाजपा को बढ़ने नहीं देती थी। अब आज की जो परिस्थितियां हैं और जो गठबंधन है, आप उसमें देखिए भाजपा जो है इसका कोई अस्तित्व बड़े भाई की भूमिका में आ गई। वो ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, अमरिंदर कम सीटों पर लड़ रहे हैं। तो ये एक जो है ना, इसी तरीके से अब महाराष्ट्र की राजनीति में वो गठबंधन की सरकार वहां बनी, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, लेकिन शिवसेना जो है, शिवसेना की वजह से वहां पे भाजपा अपना विस्तार नहीं कर पा रही थी। अब भाजपा को वहां विस्तार करने की जगह मिली है। पंजाब और महाराष्ट्र में भाजपा जो है वो अलग ढंग से चल रही है। वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा सीटों पे अब दावा करना चाहती है, वहां पे काबिज होना चाहती है। तो ये तो राजनीति का खेल है, दूसरे पार्टी को तोड़ो और अपने को जोड़ो, अपने को बढ़ाओ, और इसमें आज भाजपा से तेज कोई नहीं है। चलिए, जिस तरीके से कि अगर कांग्रेस एक आदमी तोड़ती है तो भाजपा 4 आदमी तोड़ लेती है। हाँ। अखिलेश 2 आदमी लाते हैं तो वो उनके परिवार से उठा के किसी को ले आते हैं। तो ये तो चल रहा है। भाजपा इस मामले में अभी सबसे तेजी से चालें चल रही है।
बिल्कुल। आलोक वत्स जी, अब आप ले तो आए हैं इनकी एकदम ब्राइट गर्ल्स, पोस्टर गर्ल्स, लेकिन इनका सम्मान कैसे कर पाएंगे आप, क्योंकि किसी ना किसी सम्मान की इच्छा से ही वो आपके पास आई होंगी। देखिए पल्लवी जी, हम अपने यहाँ किसी को ले आते हैं तो बगैर शर्तों के लाते हैं। अच्छा। हम कार्यकर्ता बना के लाते हैं, और अगर उसमें टैलेंट होगा तो उसको वो सम्मान और स्थान दिया जाएगा, नहीं तो कार्यकर्ता के रूप में काम करना पड़ेगा, चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे। क्योंकि जैसा अमिताभ जी ने कहा, अब इस पार्टी में कुछ हासिल कर लेना, सूरज को धूप दिखाना है। ये सर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो समझ में आता है। चलिए, ये बहुत तो पुराने कार्यकर्ता हैं, 30 साल 35 साल 40 साल पुराने कार्यकर्ता इसमें अभी भी जमे पड़े हैं, जिनको कुछ नहीं मिला है। इसलिए अगर कोई ये समझता है कि मैं पोस्टर में और इस सब में लग के यहाँ आके और इनके सिर पे बैठ के दरअसल ऐसा है सर, अभी भी ईमानदारी बाकी है लोगों में, अभी भी हर किसी का ईमान नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए 35 साल होने के बाद भी वो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। उनका ईमान खरीदने वाली अभी कोई पार्टी शायद पैदा नहीं हुई होगी, इसलिए वो इतने लंबे समय से एक ही पार्टी की सेवा कर रहे हैं। चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बताइए आलोक वत्स जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। मैंने आपसे ये कहा, हाँ। आज के डेट में अब देखिए, अब तो टिकट भी वितरित हो गया। अब अगर कोई आ रहा है, या तो वो अपनी पार्टी से बहुत आहत है, या उसको लगता है कि राष्ट्रीयता नाम की चीज जो प्रबल रूप से भारतीय जनता पार्टी में है, मैं राष्ट्रवाद के नाम पर वहां चली जाऊं या चला जाऊं। अब उसको जब टिकट वितरित हो गया तो कौन सी टिकट मिलेगी? हमारी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, तो उसको कौन सा चेयरमैनशिप या उसको ये ऑफर कर दिया जाएगा? तो इसलिए आज की डेट में जितने भी राष्ट्र हित में सोचने वाले लोग हैं, वो विभिन्न दलों से टूट कर, देखिए जैसे कांग्रेस राजशाही में चल रही है, वैसे ही समाजवादी पार्टी भी राजशाही में चल रही है। मुझे बताइए, लोहिया के समाजवाद में, अमिताभ जी भी हैं बहुत विद्वान पत्रकार, लोहिया के समाजवाद में किस पृष्ठ में लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटे को नेता मान के समाजवाद को आगे बढ़ाओ? ये जवाब दे कोई समाजवादी पार्टी का आदमी, दिखा दे वो पुस्तक जिसमें समाजवाद में इसका उल्लेख है। समाजवाद तो परिवारवाद का सबसे बड़ा दुश्मन है, और यहाँ वही परंपरा चल रही है। बिहार में भी वही परंपरा चल रही है। लालू के बाद तेजस्वी खुद शादी कर लिया क्रिश्चियन से, और यादव मरते हैं उसके ऊपर। अब ये जातिवाद कौन फैला रहा है? हम नहीं फैला रहे हैं, वो जातिवादी ये बात आपके लिए ऐड करना जरूरी थी। बिल्कुल, राष्ट्र को मालूम है ये नहीं, आपके राष्ट्रवाद की परिभाषा समझाइए। अब आप मुझे सबसे पहले आपके राष्ट्रवाद की परिभाषा समझाइए। सबका साथ सबका विकास, ये नहीं है सर, सबका साथ सबका विकास, ये तो पता नहीं आपकी कौन सी परिभाषा है। मुझे राष्ट्रवाद की परिभाषा समझाइए, जिसका झंडा लेकर आप इतना आगे आगे चल रहे हैं। और उसमें अंतर जातीय विवाह तो नहीं आता होगा, क्योंकि आपकी बातों से ये तो स्पष्ट हो गया, उसमें अंतर जातीय विवाह नहीं आता होगा। सभी जातियों का समावेश हो, सभी जातियों का सम्मान हो, सभी जातियों को उचित स्थान मिले, सभी जातियों के प्रति एक ही जैसा व्यवहार हो, और सभी जातियां मिलकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने में योगदान दें। यह है हमारा राष्ट्रवाद। इसलिए आपको इतनी मिर्ची लग गई कि कैसे उन्होंने क्रिश्चियन से शादी कर ली, और इसलिए आप तुरंत ये बात बोल भी गए, पचा नहीं पाए आप। देखिए, ये बिहार के यादवों से लोग पूछ रहे हैं कि तुम लोग मरता है जात पर, तुम्हारे जात में कोई लड़की नहीं थी जिससे वो शादी करता? मैं तो इंटरकास्ट मैरिज का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वर्षों से लालू के पीछे, अब इसके पीछे दुम हिला रहे हैं।
उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। और तो आप खुद जिस इसका जिस सपोर्टर पार्टी हूं। का नाम ले रहे हैं ना, आपको उसी पार्टी से इतनी दिक्कत है और वही पार्टियां आपके लिए इस समय जी का जंजाल बनी हुई हैं। अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में आपके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत आरजेडी बनी है। आपने उत्तर प्रदेश की बात की तो समाजवादी पार्टी ने आपकी नाक में दम किया हुआ है। मैं बात पंजाब की कर लूं तो यहाँ कांग्रेस पार्टी से आपको परेशानी है। गोवा में तो सर बनी ही पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जोड़ तोड़ करके आपने अपनी सरकार बना ली। उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन की परंपरा चली आ रही है, अभी भी आपको इस बात का डर है कि वो परंपरा आगे ना बढ़ जाए। और आपको एग्जाम्पल चाहिए या काफी है? अगर परंपरा बदलेगी हम और आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे, मैं आपको बताती हूँ, आपको तो शायद जानकारी भी नहीं होगी। उत्तराखंड की रायपुर विधानसभा सीट का हाल देख लीजिए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और उन्हें जिताने की बात कर रहे हैं। हीरा सिंह बिष्ट नाम है उनका। ऐसा है मैडम, इन अपवादों को लेकर क्या मैं रोने बैठ जाऊं? फिर वही वाली बात सर आपके ऊपर आती है तो वो अपवाद, वो परंपरा कैसे हो जाता है सर? ये कौन सी सेलेक्टिव, आप ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं आलोक बख्शी, मैं 4 बार बोल चुकी हूँ कि ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? पल्लवी जी, हम हर हर महादेव कहने वाले लोग हैं और अल्लाह अकबर से आपको परेशानी है? अल्लाह अकबर से आपको परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ नकवी जी, शाहनवाज हुसैन और जो लोग हैं वो अल्लाह अकबर करते हैं तो हम उनको थोड़ी भगा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे ने क्रिश्चियन से शादी की, वो आपको नागवार गुजरा, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि कैसे शाहनवाज हुसैन ने हिंदू महिला से शादी की। उन्होंने कैसे की हिंदू महिला से शादी? क्या उनके समाज वाले उनसे नहीं पूछ रहे होंगे कि आप कैसे किसी हिंदू को ले आए? नहीं, आप पत्रकार लोग मुंह से कुछ निकला नहीं कि उसको आप अपने तरफ से जलेबी बना देते हैं। आप अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। जब आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं ना सर, तो आपको अनजान रहने का अधिकार नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। जिसे आदेश देने का अधिकार होता है उसे अनजान रहने का अधिकार नहीं होता। ये बात गांठ बांध लीजिए सर, ये बात गांठ बांध लीजिए। रत्नाकर सिंह जी तो भाग गया डिबेट से, अब कुछ देर में आप भी भाग जाएंगी। अब मेरी बात मैं भागूंगी सर? मेरे शो में बैठकर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं भाग जाऊंगी? आपने मुझे बुलावा नहीं भेजा है, मैं आपके कहने पर यहाँ नहीं आई हूँ, आप मेरे कहने पर इस चर्चा में शामिल हैं। तो आप मेरे से ऐसी बात ना करें कि मैं भाग जाऊंगी। भागने वाले भाग गए आपकी पार्टी से उत्तर प्रदेश में, बचाकर रख लेते उन्हें। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग चले गए आपकी पार्टी से और आप मेरे भागने की फिक्र कर रहे हैं। वाह मैडम, रत्नाकर सिंह जी, एग्जाम्पल आप मेरे भागने के एग्जाम्पल ना दें, व्यक्तिगत टिप्पणी पर ना जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे बर्दाश्त नहीं है, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स मुझे बर्दाश्त नहीं है। विचारधारा पूरे देश के लिए एक होनी चाहिए, अलग अलग राज्यों के हिसाब से विचारधारा नहीं बदलती। रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं? नहीं है, वो चले गए। ठीक है अमिताभ जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स जो इस समय देश में हावी है, ये नुकसान ही पहुंचाएगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो। नहीं, इसे आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। आप देखिए, हम दूसरे की जो न्यूज़ निकाल रहे होते हैं दूसरी पार्टी के बारे में, वो परिस्थितियां हमारे यहाँ भी चल रही होती हैं। अब आप बहुत सारे मंत्रों पे आप देख लीजिए, जैसे अपराधी को टिकट नहीं देना है, लेकिन कोई ऐसी पार्टी अस्थिति है जिसने अपराधी को टिकट नहीं दिया है या उनको संरक्षण नहीं दे रही है? ऐसा नहीं है। डिग्री का फर्क होता है, परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है किसी में 4 है तो किसी में 10 होंगे, लेकिन कोई उससे बाज नहीं आता। वो किसी भी तरह ये प्रकार चुनाव जीतने के लिहाज से अपनी गोटी बिठाते हैं और दूसरे की गलतियों को ज्यादा हाईलाइट कर अपनी गलतियों को कम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ तो शुरू से राजनीति में ये प्रक्रिया चली आ रही है, ये आज की बात नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, वो स्वतंत्रता सेनानी जो अपना घर बार छोड़ करके समाज सेवा में देश को आजाद कराने के लिए, कहा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे, पुलिस की लाठियां खाते थे, जेल जाते थे, मार खाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जैसे ही देश में आजादी आई, अपनी सत्ता आई, लोगों ने में जाके 5 साल के अंदर जो लोग पैदल आया करते थे, साइकिल से आया करते थे संसद,
के पास गाड़ियां आ गई और किसी ने इस पर प्रश्न नहीं लगाया कि तुम लोगों के पास इतनी महंगी गाड़ियां, उस जमाने में गाड़ियां बहुत महंगी होती थी, तो इसको न्यू में ही डल गया था बेईमानी, न्यू में ही भ्रष्टाचार डल गया था। और ये आपराधिक गतिविधि है। जब आप समाज का पैसा, देश का पैसा साइफन आउट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, है ना, बेईमानी कर रहे हैं, तो ये तो आपराधिकरण शुरू हो गया था। तो ये तो शुरू से ही हमारे न्यू में डल गया है। उसको कम करने की कोशिश हो सकता है, लोग दावा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप केवल चुनाव जीतने के लिए किसी अपराधी को टिकट दे देते हैं तो फिर आपका दावा खुशफुसा हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आप कहते हैं कि दूसरे के यहाँ 4 है, अरे दूसरे के यहाँ 4 है तो तुम्हारे यहाँ 1 अपराधी है, तो इसका मतलब तुम्हारा दोष कम थोड़े हो जाएगा, अपराधी को संरक्षण तो दे ही रहे हो। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के है ही, वो दूसरों का दोष हाईलाइट करते रहेंगे ताकि उनके यहाँ जो दोष है, उनके यहाँ जो कमियां है वो छुप जाए जनता की नजर से और जनता उनको समझ नहीं पाए। तो ये तो सामान्य गतिविधि है। अभी इसको राजनीति में काउंट कर लेते हैं, ये भी एक राजनीति है, लोग कहते हैं तरीका है। ये हम इसको मानते नहीं, लेकिन ये चल रहा है और बहुत शुरू से चल रहा है। और अभी राजनीतिक दल शायद इससे बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनको कुछ परिवर्तन भी लाना है, तो सबसे पहले उनके लिए जरूरी है कि वो सत्ता में बने रहें, तभी वो परिवर्तन ला सकते हैं। इस तरीके से अभी भाजपा के बहुत सारे हरकतों को हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वो क्रश कर देती है सामने वाली पार्टी की, जैसे ये उनके लोगों को तोड़ करके लाना जो है। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि वो जो दूसरी पार्टी है उनको एकदम कमजोर कर देना चाहती है। लेकिन अगर आप सत्ता में बने रहने की दृष्टि से देखें तो वो जो भी परिवर्तन लाना चाहती है, तो उसके लिए सत्ता में बने रहना जरूरी है। तो सत्ता में बने रहने के लिए वो इस तरह के कदम उठाती है, तो इस तरीके से वो इसको जायज करा। उस हद तक बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जब अब अपराधियों को संरक्षण दें या एकदम ही वो क्रिमिनल एक्ट है उसमें शामिल हो जाए, तो इससे हम सबको दिक्कत है और हम लोग इसके विरुद्ध होते हैं, हम इसके खिलाफ होते हैं। सबके इतर सर, एक चर्चा का विषय ये भी होना चाहिए कि जो दल बदल का सिलसिला इन दिनों इतना ज्यादा चल गया है, कई नेता ऐसे हैं जो 5 साल किसी और पार्टी में होते हैं, फिर अगले 5 साल किसी और पार्टी में होते हैं, फिर उससे अगले 5 साल किसी और पार्टी में होते हैं। इस पर भी एक कानून तय हो, इसे इतना ज्यादा सामान्य प्रक्रिया ना बना दिया जाए। एक चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि जो ये राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में लोगों से वादे करके जाते हैं, जब ये वादे पूरे नहीं होते तो इस पर कोई कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं है? क्या ये वादा खिलाफी के अंतर्गत नहीं आता? क्या ये किसी को धोखा देने के अंतर्गत नहीं आता? बिल्कुल आता है, और इसके लिए ही मीडिया जो है, मीडिया का यही रोल है, मीडिया की यही भूमिका है कि वो एक्सपोज करे, प्रॉपरली स्टडी करे। आज मुश्किल ये है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से के आने के बाद से, कि अब रिसर्च वर्क बंद हो गया है। हमारे समय में जब हम पत्रकारिता करते थे, अखबार में थे, टीवी में भी हम रहे, लेकिन अखबार में जब थे तो 6-6 महीना एक स्टोरी पे हम काम करते थे, एक साथ 8-8, 10-10 स्टोरी पे हम काम करते थे, उसके जड़ में जाते थे और एकदम खोल करके निकालते क्या गड़बड़ियां हैं। और जैसे पार्टीज है, पार्टीज ने क्या क्या प्रॉमिस किया था, उसमें कहाँ क्या क्या हुआ है, सारी डिटेल निकाल के मीडिया का काम है। बिल्कुल, पर उम्मीद तो यही की जाएगी सर कि मीडिया अपना काम अब ईमानदारी से करता रहे, क्योंकि मीडिया की ईमानदारी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। समय की कमी है, मैं आलोक जी जल्दी से आपका जवाब चाहूंगी। बहुत समय की कमी, आलोक वत्स जी जल्दी से। आपने जो बातें कही पल्लवी जी तो बहुत शानदार बातें कही। मैं इसका छोटा निदान एक बता दूं आपको। अगर दल बदल के कोई एक दूसरे दल में जाता है, उसको 5 वर्ष टिकट न दिया जाए तो 80% आदमी दल बदल करना छोड़ देगा। बिल्कुल, उम्मीद तो यही की जाएगी सर कि इस पर भी कोई ना कोई कानूनी प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए। आलोक जी माफी चाहूंगी, अब समय की कमी है, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी भी दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल्स एक के बाद एक कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। हालांकि इससे बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, लेकिन कांग्रेस को नुकसान होना निश्चित है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।